हेलो एवरीवन, आई एम अविनाश। आज हम लोग जो है अपना तीसरा लेक्चर लेकर के आए हैं। ठीक है, 2 लेक्चर अपना कंप्लीट हो चुका है। तीसरा लेक्चर है पंचायती राज सेल्फ लोकल गवर्नमेंट फॉर विलेज, लेक्चर 3 बाय अविनाश कुमार। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। टॉपिक इज पॉलिटिकल इनिशिएटिव फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था राजीव गांधी के बारे में। 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के वो आते हैं, लोकसभा में पास हो जाता है, परंतु क्या होता है कि राज्यसभा में जो है बहुमत ना होने के कारण जो हुआ फेल हो जाता है और उस बाद में वो लैप्स कर जाता है। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि उसके बाद जो है वीपी सिंह गवर्नमेंट जो है, जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती है, वो पावर में आती है, सत्ता में आती है। कब? 1989 नवंबर में। और मिस्टर सिंह जो है अनाउंस करते हैं कि वो जो है कुछ स्टेप्स लेंगे जिससे जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, थोड़ा मजबूती लाने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। उसके बाद क्या है, उन्होंने भी एक फ्रेश बिल को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पे? लोकसभा में, सितंबर 1990 में। लेकिन क्या होता है, सरकार जो है गिर जाती है, जिसके कारण जो है वो भी बिल लैप्स कर जाता है। ठीक है, उसके पश्चात जो है हम लोग देखते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जो है, ठीक है, किसके प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर में? तो पीवी नरसिम्हा राव को खुद उनके अंदर में ही जो है एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है लाया जाता है। किसके लिए? पंचायती राज के लिए। और इस बार जो है वो लोग क्या करते हैं कि जो भी चीज जो कंट्रोवर्शियल होता है उसको अच्छे से जो है बारीकी से उसको क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं वो लोग। ठीक है, और फिर से इसको जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कब? सितंबर 1991 में। और इस बार क्या होता है कि फाइनली जो है ये बिल क्या हो जाता है, पास हो जाता है। और फाइनली इसको जो है सेंट मिल जाता है किनका? राष्ट्रपति का। और ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है ये 1992 बन करके सामने आ जाता है। ठीक है, किस दिन ये पास होता है? तो 24 अप्रैल 1993। इसीलिए इसी को जो है हम लोग शायद 2010 के बाद से जो है इसको नेशनल पंचायती राज डे के रूप में जो है इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 का जो है, ठीक है, इसको जो है इसमें क्या क्या जो है रहा हम लोगों का, इसमें विस्तृत रूप से क्या क्या दिया गया। तो ये जो है फेडरल गवर्नमेंट का लिए, फेडरल गवर्नमेंट सेटअप जो है देश में, उसके लिए जो क्या है, ये नया प्रतीक के रूप में जो है, एक न्यू प्रतीक के रूप में जो है ये सामने आता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आर्टिकल्स कहां से 243 से 243O तक जाता है। और इसके साथ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है किसको? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। ठीक है, किसके लिए? फॉर रूरल इंडिया। इट ऑल्सो एडेड द 11th शेड्यूल। ठीक है, 11th शेड्यूल को ऐड किया जाता है कहां पे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसमें 29 फंक्शनल आइटम्स है फॉर पंचायत के लिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि आखिर इनके कितने कितने कार्य क्षेत्र हैं। ठीक है, इनके क्या क्या फंक्शंस है, इसके बारे में हम लोगों ने आगे 1-2 पेज में आगे मिल जाएगा हमको, तो इसको और विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब ये पास हो जाता है 73rd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब पास होता है 1992 में, तो उसके रिजल्ट के रूप में क्या होता है कि 2,32,278 जो है पंचायत बनाए जाते हैं। कहाँ पे? विलेज लेवल पे बनाए जाते हैं। उसके साथ जो है 6,022 पंचायत जो है कहाँ बनाए जाते हैं? तो इंटरमीडिएट लेवल पे बनाए जाते हैं, जैसे इसको हमको ब्लॉक लेवल जो या तालुका लेवल के है उसके बनाए जाते हैं। 535 जो है पंचायत या डिस्ट्रिक्ट लेवल बनाए जाते हैं। ठीक है, पूरे देश में इस तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं कि मेन फीचर इसका जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का जो है मेन फीचर क्या क्या है। तो मेन फीचर क्या था? 3 टियर सिस्टम बनाया जाए पंचायती राज में। ठीक है, ताकि जो है लोगों को जो है अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिल सके, लोग भी अपने जो है सरकार का हिस्सा बन सके। और ऑल स्टेट्स, यहां पे देखिए गलत होगा, ये स्टेट होगा, ऑल स्टेट्स हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ कितना, जिसका अगर 20 लाख से ऊपर है वहां पे 3 टियर का सिस्टम बनाया जाए। अभी तो जो है अगर पॉपुलेशन कम है तो इसके बाद कहीं कहीं सेकंड 2 टियर की भी है, कहीं कहीं 4 टियर की भी, जैसे बंगाल में से शायद 4 टियर की है। उसके बाद क्या है कि हर 5 साल में जो है इलेक्शन कराना है। ठीक है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है कंटिन्यू उस पर रहे नहीं, बैठा ना रहे सीट पे।
रिजर्वेशन देना है किसको, तो SC ST और वुमेन्स को जो है रिजर्वेशन देना है, लेकिन ध्यान क्या रखा है कि नॉट लेस देन द 1/3 ऑफ द सीट, जितना भी सीट है उसका जो है 1/3 जो है इन लोगों को कम से कम देना है, हम लोग को रिजर्वेशन देना है। द सीट्स आर टू बी रिजर्व्ड फॉर द SC एंड ST इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन इन ईच लेवल। तो हमारे पास कितने लेवल है, तो 3 लेवल है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। तो तीनों लेवल पे हम लोग को क्या करना है, एट ईच लेवल जो है इन लोग को अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में इनको जो हम लोग को रिजर्वेशन देना है। और जितना भी रिजर्व सीट है उसमें ध्यान क्या रखना है कि 1/3 जो है वो क्या होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए, किसके लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है। एंड विमेन्स ऑफ द SC एंड ST दोनों की महिलाओं के लिए जो है ये सीट रिजर्व होना चाहिए। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द सीट्स फिल्ड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, जितना भी सीट जो है जो पूरी तरह से डायरेक्ट इलेक्शन से जो फिल करे जाएंगे जो सीट को जो है, उसमें भी हमें क्या ध्यान रखना है कि 1/3 हैव टू बी रिजर्व फॉर द वीमेन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई SC ST के लिए जो सीट रिजर्व है उसमें भी 1/3 जो है महिलाओं के लिए होना चाहिए, और जो ओवरऑल जो बना उसमें भी जो 1/3 जो है क्या होना चाहिए, महिलाओं के लिए रिजर्व होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है कि एक अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए क्या चाहिए का, फाइनेंस कमीशन का, जो क्या है कि इन लोगों को जो फाइनेंशियल पावर दे ताकि ये लोग इंडिपेंडेंटली अपना काम को कर सके। इसके लिए जो है आर्टिकल्स कौन सा है हमारा, आर्टिकल 243 आई। कभी कभी जो है ये पूछ देता है MCQs में, MCQs में कभी कभी जो ये पूछ देता है। उसके बाद देखते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैज बीन एंडोर्ड विद द सच पावर एंड द अथॉरिटी बी नेसेसरी टू फंक्शन एज द इंस्टीट्यूट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इनको इतना पावर दिया जाए ताकि जो है ये सेल्फ गवर्नमेंट के जो है इंस्टीट्यूशन के रूप में जो है अपने कार्य को कर सके। जैसे किस तरह के कार्य, तो भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए जो क्या कर सके, कुछ प्लान बना सके, उसका इम्प्लीमेंटेशन करा सकें। ये चीज़ों के लिए उनको पावर रहेगा तभी तो करा पाएंगे, अदरवाइज हर चीज़ के लिए इनको स्टेट के पास जाना पड़ेगा। तो इनको इतना पावर दिया जाए, इतना अथॉरिटी दिया जाए ताकि ये फंक्शन अच्छे से कर पाए। थोड़ी देर पहले हमने जिक्र करा था कि 11th शेड्यूल को इंसर्ट किया गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसमें जो 29 जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। जैसे पहला क्या है अपना एग्रीकल्चर के साथ क्या है, एक्सटेंशन भी, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन भी है। फिर क्या है, लैंड इंप्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन एंड द लैंड कंजर्वेशन, भूमि संरक्षण भी, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर सेट डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री। ये सारा जो है आपका रूरल गवर्नमेंट के अंदर में आ जाएगा। किसके अंदर में आ जाएगा, पंचायती राज के अंदर में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे केंदू पत्ता, उसके बाद ये जंगल से हम लोग निकाल के लाते हैं वो बस्करेल, जामुन, ठीक है, जो भी प्रोड्यूस निकले, मध, ठीक है, वो सारा चीज है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, खादी, विलेज एंड द कॉटेज इंडस्ट्रीज, इसका भी देख रेख कौन करेगा, यही लोग करेंगे। रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड द फॉडर, रोड्स, कलवर्ट, ब्रिज, फेरीज, वाटरवेज एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। जिसके एरिया में जो पानी है वहां पे जो फेरीज, वाटरवेज, ये लोग का भी जो है देख रेख इन्हीं के अंदर में है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ग्रामीण के लिए जैसे अलग से इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है, टाउन के लिए अलग है, उनका रेट ऑफ जो चार्ज रहता है वो कम रहता है, हम लोग का शहर में ज़्यादा होता है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, जैसे क्या हो गया, वाइंड एनर्जी हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये सब हो गया। गरीबी उन्मूलन के लिए प्रोग्राम बनाने का है। एजुकेशन इंक्लूडिंग द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी स्कूल, इसको भी गांव में जो है ग्राम पंचायत के अंदर में लिया जा सकता है, या कह सकते हैं कि हम लोग जो है लोकल गवर्नमेंट के अंदर में जो है पंचायती राज के अंदर में ले सकते हैं। उसके बाद है टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, किसी तरह का जो है जैसे जो मेन स्ट्रीम का एजुकेशन है उसके अलावा वोकेशनल में जैसे BCA, MCA, उसी तरह किसी चीज़ का ट्रेनिंग करा देना। कौशल विकास के तहत जो किसी चीज़ का ट्रेनिंग कैसे हम लोग कराते हैं उस तरह का ट्रेनिंग करा दीजिए, ताकि कोई भी जो है लोग जब पढ़ करके क्लास क्वालिफाई करके 9th-10th करके जब आगे निकले तो वो कम से कम चुपचाप से ना बैठे, कुछ ऐसा काम कर दे। वायरिंग कराने सिखा दीजिए, प्लम्बरिंग सिखा दीजिए, कोई भी चीज़ करा दीजिए ताकि वो लोग अपना
ठीक है, जीवन यापन कर सके। एडल्ट एंड द नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, तो एडल्ट और नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी कराना इन्हीं के हाथ में है। लाइब्रेरीज एस्टेब्लिश करना, कल्चरल एक्टिविटीज, मार्केट एंड द फेयर्स, ठीक है, कहीं कोई मार्केट लगता है कंटिन्यू वो, या फिर मेला लगेगा तो उसका भी सारा इन्हीं के अंदर में जो भी रहता है अथॉरिटी इन्हीं के अंदर में रहेगा। हेल्थ एंड द सैनिटेशन इंक्लूडिंग क्या है, हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड द डिस्पेंसरीज। फैमिली वेलफेयर के बारे में भी इन्हीं का है, ठीक है। विमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर भी ये भी आता है। सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग क्या है, वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड, ठीक है, एंड द मेंटली रिटार्डेड, जो विक्षिप्त है, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, उन लोगों का देख रेख करना, उन लोगों के ऊपर जो है उनको क्या चाहिए, हॉस्पिटल में ला करके उनको बेसिक प्रोवाइड कराने के लिए जो हैंडीकैप्ड जैसे ट्राइसाइकिल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सारा चीज करा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए जो है अलग से कुछ ना कुछ आपको करना होगा। अब क्या है, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, पर्टिकुलरली दो एससी एंड द एसटी के लिए जो है बहुत सारे स्कीम्स बनाना, उनको अच्छे से देख रेख करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके लिए जो है कुछ ना कुछ कार्य करना, ताकि जो है वो उससे निकल करके मेन स्ट्रीम में शामिल हो पाए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं राशन का दुकान बोलते हैं ना, जहाँ पे आप जा करके जो है 3 रुपये 2 रुपये जा करके जो आप अपना अनाज लेते हो वो। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ द कम्युनिटी असर्ट, ठीक है, जैसे कम्युनिटी मैरिज हॉल है, कम्युनिटी फील्ड है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री है, वो सब का मैनेजमेंट भी जो इन्हीं के हाथ में रहता है। तो इस सारा का मैनेजमेंट और मेंटेनेंस सारा जो है लोकल गवर्नमेंट के अंदर, रूरल के अंदर में कराया जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के तहत। कहते हैं विलेज लेवल पे जो पंचायत है उसका क्या क्या कार्य है, तो इट इज द लोकल बॉडी वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द फैमिली, ठीक है। पंचायत राज इज द सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस इन विच द ग्राम पंचायत आर द बेसिक यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एक नंबर में आपका एमसीक्यू में कोई पूछ सकता है, ठीक है, कि ग्राम पंचायत क्या है, तो ग्राम पंचायत इज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे कह सकते हैं कि सबसे निचले स्तर की जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें क्या होते हैं, द मेंबर्स यूजुअली रेंज फ्रॉम 7 से 31 मेंबर होते हैं, लेकिन ओकेजनली द ग्रुप्स आर लार्जर, कभी ग्रुप्स जो है बड़े हो सकते हैं, लेकिन कभी भी क्या है कि 7 से कम नहीं होंगे। कौन, विलेज में जो है ग्राम पंचायत की हम लोग बात कर रहे हैं। जो इसका काउंसिल का जो हेड होगा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सरपंच, हिंदी में उनको हम लोग सरपंच के नाम से जानते हैं। और ईच ऑफ द 5 मेंबर इन द ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो सदस्य बोलते हैं या तो फिर पंच बोलते हैं। जो मेन हो गए, हेड हो गए, उनको सरपंच बोले, और जो उनके मेंबर है 5 उनको हम लोग पंच बोलते हैं। हाँ, डिसीजन आर टेकन विदाउट द लॉन्ग लीगल प्रोसीजर। अब अगर मान लिया हम लोग सरपंच के यहाँ जो है पंच में जाकर के किसी चीज का अगर बात को रखते हैं तो उसका जो है डिसीजन तुरंत हो जाएगा, 1 से 2 दिन में उसका डिसीजन हो जाता है, और काफ़ी सस्ता डिसीजन है। अगर हम लोग कोर्ट के पास जाएं तो वकील का खर्च, ये खर्च वो खर्च करते हैं, तो बहुत लंबा प्रोसेस पड़ जाता है। सो ये बहुत अच्छा रहा, बड़ा इफेक्टिव रहा। अगर मान लिया हम लोग पंच के बारे में बात करें तो काफ़ी इफेक्टिव चीज़ है। ब्लॉक लेवल पे हम लोग देखते हैं, तो जो ब्लॉक लेवल पे इंस्टीट्यूशन है उन लोग उसको हमको क्या बोलते हैं, तो पंचायत समिति बोलते हैं। पंचायत समिति जो क्या है, किस लेवल पे रहता है, तो या तो तहसील और तालुका लेवल पे भारत में रहता है। ये जो है एक साथ काम करता है, डेवलपमेंट ब्लॉक इसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ब्लॉक कहाँ है आपका, तो उसी के लिए तालुका ब्लॉक लेवल पे ये काम करता है, विलेज के लिए। तो पंचायत समिति लिंक रहता है किसके किसके बिटवीन में रहता है, तो ग्राम पंचायत एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ये क्या रहता है, इंटरमीडियरीज का काम करता है। द समिति इज इलेक्टेड कितने साल के लिए, 5 years, एंड हेडेड बाय द चेयरमैन एंड द डिप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। इसको हेड कौन करते हैं, तो या तो चेयरमैन करेंगे अध्यक्ष, या तो डिप्यूटी चेयरमैन उपाध्यक्ष करेंगे, ठीक है। तीसरे लेवल का हम लोग आ जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का। 3 लेवल, पहला हुआ विलेज लेवल, सेकंड हुआ हम लोग का ब्लॉक लेवल, तालुका लेवल, और तीसरा जो हम लोग का है डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या देखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं जिला परिषद। क्या बोलते हैं, जिला परिषद। इनका काम क्या है, देख रेख करना रूरल एरियाज को एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और ऑफिस इनका कहाँ रहता है, तो हेडक्वार्टर में जो है लोकेटेड रहता है। इसको हेड कौन करते हैं, तो या तो हमारे डीसी साहब करते हैं, या तो डीएम साहब करते हैं, या तो डिप्यूटी कलेक्टर साहब करते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये आईएएस का पोस्ट होता है, ठीक है, तो वही लोग इसको जो है क्या करते हैं, हेड करते हैं, या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या तो डिप्यूटी कमिश्नर करते हैं। द चेयरमैन ऑफ द पंचायत समिति फॉर्म द
मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद। तो चेयरमैन रहते हैं सारे जो पंचायत समिति के होते हैं ब्लॉक लेवल के, वो सब मिलकर के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं किसके, जिला परिषद के, वो लोग क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। ये लिंक है किसके किसके बीच में, तो स्टेट गवर्नमेंट एंड द पंचायत समिति के बीच में जो क्या है, ये लिंक है। दैट मीन्स ये जो है पंचायत समिति किसके किसके बीच में था, तो विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बीच में, और ये क्या है, तो पंचायत समिति और गवर्नमेंट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये लिंक है। नेक्स्ट है हम लोग का ग्राम सभा। अब जो सबसे निचले स्तर की जो इसकी इकाई है उसको हम लोग देख लेते हैं। अंडर द आर्टिकल्स कितना है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ग्राम सभा को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। इट इज द प्राइमरी बॉडी ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। कौन सा है, तो प्राइमरी बॉडी है, सबसे प्रथम है, ठीक है। इट इज द परमानेंट बॉडी, परमानेंट रहता है, जैसे जैसे जो है लोग इसमें से रिटायर होते जाते हैं, नए नए जुड़ते जाते हैं। ये क्या है, एक जो है ग्राम सभा इज द सभा ऑफ द इलेक्टोरेट, जिनका भी नाम इलेक्टोरल रोल में आ गया वो इसके मेंबर होंगे। दैट मीन्स द एनीबॉडी हु अटेन द एज ऑफ द 18 कैन बी द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ द पंचायती राज लाइक द ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत एंड द जिला परिषद आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। उनके लिए क्या होता है, उनको हम लोग चुन के लाते हैं, तब वो जो जाकर के इसके जो है रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका इलेक्टोरल बॉन्ड में नाम है तो आप इसके मेंबर हैं। The decision taken by the ग्राम सभा cannot be annulled by any other body। इसको किसी भी दूसरे बॉडी के द्वारा जो है रद्द इसका डिसीजन को नहीं किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ग्राम सभा के मेंबर कौन कौन होते हैं। तो पर्सन दोज हु आर एबव द 18 ईयर्स ऑफ द एज, 18 साल का अगर कोई व्यक्ति है, पुरुष हो महिला हो, तो वो जो है ग्राम सभा के क्या हो गए, मेंबर हो गए। लिविंग इन द विलेज एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हों, हुज नेम आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल्स फॉर द पंचायत एट द विलेज लेवल। पंचायत का जो है विलेज लेवल पर जो है पंचायत के लिए इलेक्टोरल रोल में अगर उनका नाम है तो वो इसके मेंबर होते हैं। तो यही था आज तक का हम लोग का जो है, इसका तीनों पार्ट हम लोग कर दिए हैं। हो सकता है कि अगर टाइम मिला तो इसके एमसीक्यूज के साथ हम लोग आएंगे, अदरवाइज ये आपका जो है पंचायती राज खत्म हो गया। इससे पहले हम लोग जो म्यूनिसिपालिटीज खत्म कर लिए थे, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इस बार जो हम लोग 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसको खत्म कर दिए हैं। इसके पश्चात जो है कुछ एमसीक्यू आएंगे और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। चलिए, धन्यवाद।